हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। हम आज चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे का निजीकरण हुआ है, क्या उसका क्या बेनिफिट है और क्या उसके नुकसान हैं। तो बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है रेलवे का निजीकरण, आवश्यकताएं एवं संबंधित मुद्दे। वास्तव में रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है वह क्या है। आपको पता है कि भारत में रेल लाइन पहली बार कब बिछाई गई। तो भारत में रेलवे लाइन सर्वप्रथम जो है वह बिछाई गई थी 1853 में। 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई और यह रेलवे लाइन, आपको बता दें, बड़े आश्चर्य की बात है, कोविड-19 में पहली बार रेलवे 2020 में रेलवे रुकी। रेलवे का जो प्लेटफार्म था वो रुका कब? 2020 में रेलवे पूर्णतः बंद कर दी गई थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। चलिए बात करते हैं रेलवे। 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने 150 आधुनिक ट्रेनों के साथ 100 से अधिक मार्गों पर यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिए अहर्ता अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस, को आमंत्रित करके निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर कुछ ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया और इसमें एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए निजी निवेश की यह पहली पहल है तथा इससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। रेलवे ने कहा कि अधिकांश गाड़ियों का निर्माण भारत में किया जाएगा तथा निजी इकाइयां गाड़ियों के वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। इन ट्रेनों को 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ डिजाइन किया जाएगा। आपको बता दें, भारत में अधिकांश ट्रेनें ऐसी हैं जो 120 किमी प्रति घंटे की गति से अधिक नहीं चलती हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, वह किस तरह से आगे काम करेगा। इन सभी चीजों के बारे में यह पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। भारतीय रेलवे विश्व के 3 सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारत सरकार ने निवेशक अनुकूलतम नीतियां बनाकर रेलवे के बुनियादी ढांचे पर निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। माल ढुलाई और उच्च गति वाली ट्रेनों हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में कई घरेलू और विदेशी कंपनियां भारतीय रेल परियोजनाओं में निवेश करना चाह रही हैं। भारतीय रेलवे में जो विदेशी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं उनका निश्चित रूप से ध्येय क्या होगा? अधिक से अधिक लाभ कमाना। भारत में जिन जिन चीजों का निजीकरण किया गया उसमें क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाहों का निजीकरण किया गया है, दूर संचार केंद्रों का किया गया है और विद्युत तथा हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों की तुलना में अगर बात करें जिनका निजीकरण किया गया है, इनकी तुलना में रेलवे में निजीकरण क्षेत्र की भागीदारी काफी कम रही है। वैगन की खरीद और पट्टे, मालगाड़ियों के संचालन, टर्मिनलों
तथा भंडारण सुविधाओं तथा खान पान सेवाओं जैसे भारतीय रेलवे के विभिन्न कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। पहले भी भारत में जैसे पानी, खाद्य सामग्री, होटल आदि की व्यवस्था के कारण रेलवे में कई तरह के निजीकरण पहले भी किए जा चुके हैं। नीतिगत अनिश्चितता प्रतिस्पर्धा के एक समान स्तर को बनाने रखने के लिए नियामक की अनुपस्थिति, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन की कमी तथा प्रक्रियात्मक परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण रेलवे में निजीकरण क्षेत्र की भागीदारी सीमित रही है। रेलवे में अगर निजीकरण होता है तो नियामक अनुपस्थिति जो है यह निश्चित रूप से निजीकरण पर रोक लगाती है, और इसी रोक के कारण जो है क्या होता है कि व्यक्ति जो है निवेश करने से क्या करता है, घबराता है। निजीकरण की आवश्यकता एवं कारण। भारतीय रेलवे सरकारी स्वामित्व वाला ऐसा उद्यम है जो साल दर साल नुकसान उठा रहा है। भारत का एकमात्र उद्यम रेलवे है जो साल दर साल क्या करता है, नुकसान उठा रहा है। इसका कारण यह है कि डब्ल्यूटी यात्राएं होती हैं, मतलब विदाउट टिकट यात्रा करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि व्यक्ति जो है क्या करता है, रेलवे को नुकसान उठा रहा है। दूसरी तरफ यह है कि भारत में डब्ल्यूटी के साथ साथ जुगाड़ भी बहुत चलता है। डब्ल्यूटी को जुगाड़ में बदल दिया जाता है। जैसे टीटी किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो जुर्माना लगाने की अपेक्षा वो सोचता है अपने जेब में सीधे पैसा डाल लें, जिसके कारण यात्री को सुविधा मिल जाती है और टीटी को सुविधा मिल जाती है और रेलवे दुविधा में चला जाता है। भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे और सेवाओं की आधुनिकीकरण के साथ तालमेल रखने में कामयाब नहीं है। नया यह है कि यह वर्तमान आवश्यकताओं की अनुरूप गति और कवरेज का विस्तार भी नहीं कर पाया है। रेलवे की लगभग सभी शाखाओं को उपकरण, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। आपको बता दें, रेलवे की चाहे जो भी शाखाएं हैं, चाहे वो आपकी पुलिस है, चाहे आपको मतलब टिकट पर संचालन है, नेटवर्किंग है, सभी को आधुनिकीकरण किया जा आवश्यकता है। टिकट काटने की व्यवस्था भी आधुनिक नहीं है। खान पान, कोच रखरखाव जैसी लगभग सभी सेवाएं लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सक रही हैं। आज इन सब चीजों की देखा जाए तो आज ये लोगों की आवश्यकताओं को, जो बुनियादी आवश्यकता है लोगों को, उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोग रेलवे से दूरी बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कई दिनों तक रेलवे का विलंब होना, कई दिनों तक ट्रेनें क्या होती, विलंब हो जाती। ठंडी में आप देखते होंगे कई दिनों तक, पता चला 2-2, 3-3 दिन ट्रेनें और कोई बहुत सी ट्रेनें पर डे रद्द हो जाती है, जिससे यात्रियों को काफी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ट्रैक बिछाने, रख रखाव, सिग्नल, ट्रांसमिशन, इंजन व कोच निर्माण तथा इंजन व कोच रखरखाव आदि से संबंधित उचित सेवाएं प्रदान करने में भी रेलवे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल सक रही है। इसलिए सरकार का मानना है कि इन सभी सेवाओं को उन निजी कंपनियों को दे दिया जाना चाहिए जो इनमें निवेश विशेषज्ञताएं रखती हैं। अब बात करें कि रेलवे से संबंधित, जिसकी हम बात कर रहे थे, एक समिति गठित की गई थी। रेलवे से संबंधित कई समितियों द्वारा इसके विस्तार व आधुनिकीकरण की सिफारिश की गई है। उनमें से विवेक देवराय समिति भी एक है। भारतीय रेलवे में सुधार के लिए खाका तैयार करने के लिए 22 सितंबर 2014 को विवेक देवराय समिति का गठन किया गया था। विवेक देवराय समिति द्वारा सिफारिश की गई कि रेलवे सेवाओं में सुधार हेतु नए ऑपरेटरों के प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के लिए आगे की राह उदारीकरण है, न कि निजीकरण। तो ये सिफारिश कही कि निजीकरण नहीं बल्कि उदारीकरण करना चाहिए। अगर रेलवे को आगे बढ़ाना है तो उदारीकरण की आवश्यकता है, निजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के
हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्रों की मौजूदगी एक पूर्व शर्त है। समिति ने देवराय समिति ने क्या किया? देवराय समिति ने जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के रेलवे पुनर्गठन अनुभागों पर गौर किया है। यह समिति जो है कई देशों की यात्रा करता है। कई देशों की यात्रा करने के बाद रेलवे के पुनर्संरचनाओं को देखता है और देखने के बाद यह चर्चा करता है कि आखिर इसमें क्या क्या, भारतीय रेलवे में क्या क्या चीजें जोड़ने की जरूरत है जो भारतीय रेलवे के लिए समस्या बनी हुई है। इनसे सरकार व भारतीय रेलवे के बीच संस्थागत संरचना को बदलने तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी ऑपरेटरों को टैरिफ लगाने की अनुमति देने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम संशोधन करने की भी सिफारिश की गई है। रेलवे के निजीकरण से लाभ। रेलवे के निजीकरण से क्या लाभ हैं? निजीकरण से बेहतर बुनियादी ढांचा बनेगा। निजीकरण से बेहतर बुनियादी ढांचा बनेगा जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सिफारिश का मानना यह है और सरकार का मानना यह है कि कुछ विद्वानों का मानना यह है कि अगर रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा? बेहतर बनेगा और इसी बेहतरी के कारण रेलवे का विकास होगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे गंदे बाथरूम, पानी की आपूर्ति की कमी और गंदे प्लेटफार्मों के अनुरूप कुप्रबंधन से ग्रस्त है। उम्मीद है कि निजी कंपनियां इस संबंध में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर ये उम्मीद रखा जा रहा है कि अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां इसको बेहतर बनाने का प्रयत्न भी करेंगे। यात्रियों के लिए अगर शुल्कों व किराए में वृद्धि होगी तो उसके समानांतर सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। निजीकरण से निश्चित रूप से किराए में वृद्धि होगी और जब किराया बढ़ेगा तो परिणाम क्या होगा कि यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि व्यापक पैमाने पर निजीकरण कंपनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे किराए की वृद्धि का मुद्दा भी हल हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा फोन के क्षेत्र में, देखिए मोबाइल कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ी, आज कंपनियों में इतनी प्रतियोगिताएं हो गई हैं कि विभिन्न कंपनियों द्वारा इस पर रोक लगा करके इसके विकास में काम किया जा रहा है। निजी भागीदारी से बेहतर जवाबदेही व निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी जिससे रेलवे में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सकेगा। निजी भागीदारी से रेलवे में आधुनिक तकनीकी का प्रवेश तथा क्षमता निर्माण में वृद्धि होगी। संबंधित मुद्दे क्या हैं? मौजूदा नेटवर्क में लगभग अधिकांश ट्रेन मार्गों की गति 110 किमी प्रति घंटा तक सीमित है। साथ ही ऐसे ट्रेनों का रूट अत्यधिक कम है जो 120 से 130 किमी प्रति घंटे की गति का समर्थन कर रहे हैं। प्रस्तावित 160 किमी प्रति घंटे की गति के लिए ट्रक सुदृढ़ीकरण, ट्रक मोड़ों को कम करने, समपार प्लेटफार्मों को खत्म करने तथा पुलों को मजबूत करने की आवश्यकताएं होंगी। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार यात्री किरायों को तय करने में रेलवे और सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। इसलिए यह संभावना बन सकती है कि ट्रेनों का किराया आम आदमी की पहुंच से बाहर भी हो सकता है। कई श्रेणियों के लगभग लोगों को दी जाने वाली किराया रियायतें निजी निवेशकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएंगे। ये एक समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं सरकार क्या करता है कि प्राइवेट आदमियों को, मतलब जैसे जो गरीब हैं, विकलांग हैं और सीनियर सिटीजन हैं, इन लोगों को क्या करता है, किराया में रियायत देता है। लेकिन जब यह प्राइवेट कंपनी में हो जाएगा तो क्या करेगा, वृद्ध
और विकलांग आदि व्यक्तियों के किराया में क्या करेगा, कमी कर देगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इससे जो है लोगों को समस्या होगी। इसके अतिरिक्त निजी निवेशक रोजगार में आरक्षण नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यह उन लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित करेगा जो समाज के हाशिए पर है। रेलवे के निजीकरण का मतलब होगा कि रेलवे एक लाभ कमाने वाला उद्यम बन जाएगा। इससे रेलवे के उन मार्गों का उन्मूलन होगा जिनमें लाभ कम होगा। इस प्रकार रेलवे का निजीकरण कनेक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें कि कुछ पहलू रेलवे के हैं जो सकारात्मक हैं, कुछ पहलू ऐसे भी रेलवे के हैं जो नकारात्मक हैं। जैसे आप देखिए, बात करते हैं हम पहलुओं की, तो जैसे मान लीजिए एक विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति को रियायत नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो यात्रा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ आरक्षण हम किसको देते हैं, वृद्ध को देते हैं, जिसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है। वृद्ध को हम क्या करते हैं, रियायत देते हैं। इस रियायत में भी नहीं मिलने के कारण वृद्ध की यात्रा भी संभव नहीं हो पाएगी। बाबा लोग भी फ्री में टिकट कर लेते हैं। स्टूडेंटों की समस्याएं एक अलग है, उसमें भी सरकार हद तक लाभ करती है, और निजीकरण में ये सभी लाभें क्या हो जाए, बंद हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस तरह के कार्यों को चलाने के अतिरिक्त आप जान लीजिए सरकारी नौकरी में कमी आएगी। सरकारी नौकरी में क्या होगी, कमी आ जाएगी। नौकरी में कमी, आपको बता दें सरकारी नौकरी में क्या होगी, कमी आएगी इसके कारण। और सरकारी नौकरी में जब कमी आएगी तो युवा बेरोजगार होंगे। युवा जब बेरोजगार होंगे तो सरकार के प्रति उनकी नकारात्मक सोच बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वाला क्या कहे, रोजगार तो देगा, रोजगार में सृजन भी होगा, लेकिन वह 10 आदमी का काम अकेले आदमी से कराएगा और वेतन भी कम देगा, जैसा कि प्राइवेट कंपनी में होती। ये रेलवे के नकारात्मक प्रभाव, निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में, और इस तरह के सामाजिक मुद्दे जो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं उन पर चर्चा विशेष रूप से मनोज IAS की ओर से होते रहेंगे। जय हिंद।